हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा जो चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट लेक्चर में इसके देख लिए थे, बाकी क्वेश्चन आंसर हम अभी इस लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आंसर हमने किए थे एक बार आप देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो यहां से ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं आज के लेक्चर में। स्ट्रक्चर भी हमने बना लिए थे कुछ कंपाउंड के, ठीक है। और क्वेश्चन कर लिया था कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ठीक है। रीजन हमने दे दिया था। नेक्स्ट, इथेनॉल से एथेनोइक एसिड जब हम बनाते हैं तो ये जो रिएक्शन है इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये भी हो गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऑक्सीजन और इथाइन को जब हम जलाते हैं वेल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर एयर का यूज क्यों नहीं किया जाता, हम ऑक्सीजन का यूज ही क्यों करते हैं, एयर का यूज क्यों नहीं करते। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप एक्सपेरिमेंटली कैसे डिस्टिंग्विश करोगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। देखो, अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कैसे दोनों में डिफरेंस बताओगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अल्कोहल की और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी रिएक्शंस पढ़ी थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। चलो, तो इसी रिएक्शन से हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन से हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एसिड क्या करती है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। एसिड क्या करेगी, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगी, ठीक है। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे। और जब हम इस गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो ये लाइम वाटर को बना देगी दूधिया, यानी कि मिल्की। तो लाइम वाटर जब मिल्की बन जाएगा, इसका मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिया मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। साथ में डाला कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना सॉल्ट वाटर और इवॉल्व हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप नोट करेंगे अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो रिएक्शन देखो ऐसे होगी। हमने लिया एसिटिक एसिड, साथ में लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो क्या बनेगा, यहां से एसिटिक एसिड लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो क्या बनेगा, CH3COONA सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी, जिसको हम कंफर्म करेंगे लाइम वाटर से पास करा के, और ये बना देगी लाइम वाटर को मिल्की। क्लियर। चलो, अगला क्वेश्चन है, जबकि हम अल्कोहल्स की बात करें ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो आपको दो सैंपल दिए गए हैं, मान लीजिए आपके पास दिया गया है दो बीकर, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। अब एक बीकर में एक अल्कोहल है, मान लो इथेनॉल है, C2H5OH है।
और एक बीकर में है एसिटिक एसिड CH3COOH या एथेनोइक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो सिंपली ये एक अल्कोहल है और ये एक एसिड है, ठीक है। दोनों की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जो हमारा अल्कोहल है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि जो हमारा एसिड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सिर्फ मेटल कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर है? तो ऐसे आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। डिस्टिंग्विश करना इजी इस वजह से है, अगर ऐसा होता कि दोनों ही रिएक्शन करते तब तो हमें रिएक्शन याद करनी पड़ती दोनों की। अब यहाँ पर एक ही याद करनी, एक तो रिएक्ट करता ही नहीं है ना, रिएक्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो चैप्टर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पर डेफिनेशन है बच्चों, सम सब्सटेंस सच एज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम जानते हैं, ठीक है। आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करने में मदद करते हैं। दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन्हें ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की मदद से क्या आप चेक कर पाओगे कि वाटर हार्ड है या हार्ड नहीं है? तो कैसे चेक करोगे? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ, अच्छा डिटर्जेंट होते क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अनलाइक सोप, सोप की तरह ये नहीं होती, ठीक है। They do not react with calcium and magnesium ion present in hard water to form scum। तो जो हमारा क्या कह सकते हैं, अब सोप की तरह ये नहीं होते, ये रिएक्ट नहीं करते कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ हार्ड वाटर में और स्कम नहीं बनाते, ठीक है, टू फॉर्म स्कम। दे हैड अ गुड अमाउंट ऑफ लेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। ये तो डिटर्जेंट होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ये बहुत ज्यादा जो लेदर है वो बनाते हैं। लेदर का मतलब होता है बच्चों फोम, यानी कि वो जो झाग होता है उसे लेदर कहा जाता है। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ता कि वाटर जो है हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। ये हर वाटर में हर वाटर में लेदर बनाते हैं, यानी कि झाग बनाते हैं या फोम बनाते हैं। दिस मीन्स दैट डिटर्जेंट कैन बी यूज इन बोथ। इसका मतलब तो ये है कि डिटर्जेंट को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जो कि हमने पढ़ा भी है बच्चों चैप्टर में। तो चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में ये क्लेंजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, सोप डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है, क्लीनिंग एक्शन है कि कैसे ये क्लीन करते हैं डर्ट को, ऑयल को, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में भी हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ लिया था। डिटर्जेंट को कौन से वाटर में यूज किया जाता है या जो हमारा सोप है उसे कौन से वाटर में यूज किया जाता है, इसको भी हमने समझ लिया था अच्छे से। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ से हम 2-3 चीजें समझ गए हैं कि डिटर्जेंट को सॉफ्ट और हार्ड वाटर में यूज किया जाता है, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में झाग बनाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और नॉट। इसीलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता वाटर को चेक करने के लिए कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है, क्या आप डिटर्जेंट की मदद से बता सकते हो कि वाटर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है? वही क्वेश्चन है ना, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट।
तो डिटर्जेंट की मदद से क्या आप बता सकते हो कि वाटर जो है हार्ड है या हार्ड नहीं है? हार्ड नहीं है का मतलब है कि सॉफ्ट है। तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या आप बता सकते हो? तो आप डिटर्जेंट की मदद से बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही लेदर प्रोड्यूस करेगा, दोनों में ही अच्छे से क्या करेगा, यूज किया जाएगा, हार्ड में भी और सॉफ्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है डिफरेंस बताने के लिए कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में हम यूज करते हैं सोप का। ठीक है, सोप का यूज किया जाता है। सोप की मदद से हम आसानी से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे? जैसे हमें कुछ दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें एक में लेना है सॉफ्ट वाटर और एक में लेना है हार्ड वाटर। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, दोनों में ही डालना है सोप की कुछ बूंदे। कुछ बूंदे डालने के बाद सोप की बूंदों को हमें क्या करना है, शेक करना है पूरे सॉल्यूशन को। शेक करने के बाद बच्चों जहां पर अच्छे से फॉर्म लेदर बना होगा वो हमारा सॉफ्ट वाटर है, और जहां पर अच्छे से लेदर नहीं बना होगा, एक कर्डी कम बना हुआ होगा, वो हमारा होगा हार्ड वाटर। क्लियर है इतना? इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलो बच्चों, तो क्लियर समझ में आया कि आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो आप डिटर्जेंट की मदद से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि हार्ड वाटर जो है, सॉरी, जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही झाग बनाएगा। ठीक है, तो जब आपको कपड़े धोने होते हैं तो जो डिटर्जेंट है वो देखता नहीं कौन सा वाटर है, हार्ड है या सॉफ्ट वाटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर वाटर में फॉर्म बनाएगा और आप आसानी से कपड़े धो सकते हो। ठीक है, और आप डिफरेंस नहीं बता सकते हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में। जबकि सोप जो है, सोप जो है वो डिफरेंस बता सकता है हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में। उसका हमने एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर देख लिया कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको एक में हार्ड वाटर डालना है, एक में सॉफ्ट वाटर डालना है, फिर उसमें आपको साबुन की कुछ बूंदें डालनी है या सोप सॉल्यूशन का कुछ जो है ड्रॉप्स आपको डाल देनी है, फिर आपको उसको अच्छे से शेक करना है ताकि उनमें झाग बने। ठीक है, तो जिस पानी में अच्छे से झाग बना हुआ होगा वो हमारा सॉफ्ट वाटर होगा, और जिसमें झाग सही से नहीं बना हुआ होगा, एक स्कम आपको दिखेगा, एक कर्डी लेयर आपको दिखेगी, ठीक है, दही जैसी एक लेयर आपको दिखेगी, तो वो होगा हमारा हार्ड वाटर। क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द soap. They beat the cloth on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to clean clothes? अब देखो, आपने देखा होगा कई बार, आपने अपने घरों में अपनी मदर्स को भी देखा होगा कपड़े वॉश करते समय, तो आपने देखा होगा कि वो अलग अलग मेथड का यूज करती हैं जब वो कपड़े धोते हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग मेथड क्या है? जैसे कि साबुन ऐड करने के बाद वो क्या करती है, कपड़ों को बीट करती है, किसी पत्थर के ऊपर पटकती हैं, या उसके ऊपर जो है एक पैडल होता है, पैडल का शेप कुछ इस तरीके के बैट जैसा एक पैडल का शेप होता है, और इस पैडल से सॉरी, तो पैडल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस पैडल से आपने देखा होगा कि कपड़े को बीट किया जाता है, या फिर आपने ब्रश देखा होगा, ठीक है, या तो फिर ब्रश से जो है उसको रब किया जाता है जहां पर भी दाग रहता है, या कपड़े को पूरा रब किया जाता है। ठीक है, ब्रश द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी एजिटेट किया जाता है। तो ये जो एजिटेशन है, ये जो हम कर रहे हैं कपड़े को बीट करना, ठीक है, इसे एजिटेशन हम कहेंगे। तो ये जो एजिटेशन है ये नेसेसरी क्यों है कपड़ों को साफ करने के लिए? क्या इसके बिना कपड़े साफ नहीं होंगे? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सोचिए और रिवाइज कीजिए कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। सोप के क्लीनिंग एक्शन के बारे में और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन के बारे में, दोनों को हमने अच्छे से पढ़ा था, तो आप याद कीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं, अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स नेमली। अब जो सोप मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो पानी से दूर रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के पास रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैचेस टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म अ क्लस्टर कॉल्ड मिसल। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट की मदद से ये क्या करता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो है बच्चों, जो हमारा डर्ट है, ग्रीस है,
ठीक है, उस पर जो है चिपक जाता है और एक क्लस्टर बना देता है, यानी कि झुंड बना देता है। ठीक है, उस झुंड को हम कहते हैं मिसल। क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। दिस मिसल रिमेन सस्पेंडेड एज अ कोलॉइड। अब ये जो मिसल है ये कोलॉइड की तरह सस्पेंडेड रहते हैं, और इन मिसल्स को रिमूव करने के लिए क्लोथ को एजिटेट करना, बीट करना, इस तरीके से ब्रश से रगड़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस मिसल को रिमूव करने के लिए जिसमें क्या होती है, जो हमारी डर्ट है वो एंट्रैप रहती है, यानी कि वो डर्ट जो है उस मिसल के अंदर फंसी हुई रहती है, और उस मिसल को हटाने के लिए, उस मिसल को हटाने के लिए कपड़े को एजिटेट करना जरूरी होता है। तो आपने देखा होगा जैसे कहीं पर छोटा सा दाग होता है तो वहां पर साबुन डाल करके क्या किया जाता है, इस तरीके से रगड़ा जाता है कपड़े को, या ब्रश से रगड़ा जाता है, या उसे नीचे की तरफ ऐसे बीट किया जाता है। तो वो जरूरी है ताकि उसमें जो डर्ट लगी हुई है वो क्या हो जाए, बाहर निकल सके। ठीक है, चलिए, डर्ट को एनट्रैप करने, क्योंकि डर्ट उसके अंदर ट्रैप्ड रहती है, फंसी हुई रहती है, उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कपड़ों को एजिटेट करना जरूरी होता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर आप प्रॉपर आंसर इसका नोट कर लेंगे। चलिए, तो क्लियर है। एक्शन देख लेते हैं एक बार, क्लीनिंग एक्शन सोप का। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, दिख भी रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन की ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर को तो रिपेल करता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर से दूर रहता है, वाटर का इसको फोबिया है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाटर से दूर रहता है, लेकिन जो डर्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, उसको ये डिसॉल्व करता है, उसको उसके साथ ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वाटर को तो ये रिपेल करता है, हम इसको कह सकते हैं वाटर रिपेलिंग ये होता है, वाटर रेपेलिंग ये होता है। दूसरी चीज, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये सॉल्युबल होता है, किसमें? सॉल्युबल इन डर्ट, ऑयल, ग्रीस। ठीक है, तो जो हमारी डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, इसका ये जो भी दाग लगा हुआ होता है कपड़ों पे, उसमें ये सॉल्युबल होता है। जबकि हमारा जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर को अट्रैक्ट करता है ये वाला पार्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये वाला पार्ट वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, वाटर को रिपेल करता है, जबकि ये वाला पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो, अब ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको हम हेड बोल रहे हैं, इसको टेल बोल सकते हैं, इसको हेड बोल सकते हैं, है ना, ये टेल जैसा, पूंछ जैसा, और ये है सर जैसा, इसीलिए इसको हेड कह रहे हैं, इसको टेल कह रहे हैं। तो टेल हमारा है हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर को तो रिपेल करता है, यानी कि दूर भगाता है वाटर को। ठीक है, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन बच्चों यही पार्ट सॉल्युबल होता है हमारा जो डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, उसमें। जबकि ये जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोल रहे हैं, ये इनसॉल्युबल होता है डर्ट और ग्रीस में। ठीक है, ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है डर्ट और ग्रीस में। ये वाटर के साथ ये कैसा होता है, अट्रैक्टिंग होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब क्लीनिंग एक्शन की जब हम बात करते हैं सोप की, तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर भी डर्ट होती है, देखो अब ध्यान से आप देखो, जहां पर भी डर्ट होगी, मान लीजिए यहां पर डर्ट है, ठीक है, ये डर्ट पार्टिकल है, तो इस पर कैसे, जब हम इसके ऊपर सोप लगाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है सोप का, ठीक है, ये सॉल्युबल होता है ऑयल और ग्रीस में। तो ये क्या करेंगे, जब हम इसमें सोप लगाएंगे तो सोप का ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, इस पर, इस डर्ट पे, ये ग्रीस जो है, जो भी यहाँ पर हमारे पास डर्ट, ग्रीस, ऑयल, कुछ भी ये हो सकता है, उस पर जाएगा
और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इस पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, बाहर की तरफ रहेगा। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जो यहाँ पर डर्ट, ग्रीस, ऑयल है, इसमें क्या करेगा, इस पे सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, इसको अपने साथ क्या करने की कोशिश करेगा, घोलने की कोशिश करेगा। इसी दौरान ये यहाँ पर एक इमल्शन बना देता है। पहले तो ये क्लस्टर फॉर्म करेगा, इस तरीके के बहुत सारे आ जाएंगे तो झुंड बन जाएगा ना, क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं मिसल। इस तरीके से मिसल बनेगा। अब इस मिसल के साथ क्या हो रहा है, कुछ समय तक ये मिसल जो ऐसे ही सस्पेंड रहते हैं, इन्हें हम कोलॉइड कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये एक इमल्शन बना देते हैं। क्या कह सकते हैं हम, इमल्शन बना देते हैं, ठीक है। फिर इस इमल्शन को हम क्या करते हैं, इसके बाद जब ब्रश से इसको रब करते हैं, या फिर हम इसको जो है बीट करते हैं स्टोन से, ठीक है, या हम इसको पेडल से बीट करते हैं, तो ये जो क्लस्टर है ये धीरे धीरे निकल जाता है और वाटर से हम इसको वॉश कर देते हैं। जैसे हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी से फिर ये जो डर्ट है जो इन्होंने घेर लिया है ये बाहर निकाल देता है अपने साथ, ठीक है, डर्ट को खींच करके ले जाता है। और इस तरीके से जो हमारा कपड़ा है, जो भी हमारे क्लोथ्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, या कहीं पर भी दाग होता है तो इसी प्रकार यही क्लीनिंग एक्शन सोप का काम करता है। सोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सोप का यही क्लीनिंग एक्शन यहाँ पर काम करता है। क्लियर है? तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्लीनिंग एक्शन आपको याद रखना है सोप का। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्या डिजोल्व करता है, क्या डिजोल्व नहीं करता है, क्या रिपेल करता है, क्या अट्रैक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलो एक बार देख लो इसे। चलो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है C2H6, एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इथेन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है। तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। C2 है ना, देखो एक और एक दो, और H कितने हैं, 6 H हैं। सिंपल बना दिया हमने, C2H6 बना दिया, C2 और H6 हो गए। क्लियर है? चलो बताना है इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग से बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जितने बॉन्ड आप काउंट कर लो कितने हैं, एक ये वाला है, ठीक है, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो इसका आंसर है 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए हैं, क्योंकि ये सारे ही बॉन्ड किससे बने हैं, शेयरिंग से बने हैं। काउंट आपने कर लिए। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा या आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है, आपको कुछ भी फॉर्मूला दे दिया जा सकता है और आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने इसमें है, तो आप आसानी से बता लोगे कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।